जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज है लेक्चर 5। ठीक है, आज जो है आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। ठीक, अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लें, जिसमें हम लोगों ने बात किया था भारत से हम क्या सीखे और नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इन सारे चैप्टरों का बात हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं नागरी लिपि की। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नागरी लिपि के बारे में। अगर आप लोग चाणक्य स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको जितने भी स्टडी मटेरियल हैं वो सारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसे आपका नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेगा ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल और ग्रुप का लिंक होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नागरी लिपि में आगे। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे नागरी लिपि से जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं और फिर जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा नागरी लिपि का लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार क्या है, कौन थे? ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर, ठीक है, 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार था जो भारत के बाहर से यहाँ आया था। कब? 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश का जो है क्या कर लिया, वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया और फिर बाद में कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया। ठीक है, कन्नौज पर कब्जा भी कर लिया। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? ये देखिए बोर्ड मैट्रिक में पूछा गया है। ठीक है, नागरी लिपि सार्वदेशिक लिपि इसलिए कहा जा सकता है कि इसका प्रचलन करीब 8वीं सदी से 12वीं सदी तक पूरे देश में फैल चुका था। कोंकण, देवगिरी, चोड़ राजाओं, केरल, श्रीलंका, लाहौर, उत्तर भारत में मेवाड़, गुहिल, सांभर, अजमेर, कन्नौज, कठियावाड़ा, आबू और त्रिपुरा आदि क्षेत्रों तक इसका प्रचलन था। किसका? नागरी लिपि का। ठीक है, तो इसे आप लोग गौर से समझेंगे तो कहाँ कहाँ फेमस था ये, यही सब बात आपको जो है लिखना होता है। कहाँ पे? आपका बोर्ड एग्जाम में। कोंकण, देवगिरी, केरल, श्रीलंका, लाहौर, उत्तर भारत में मेवाड़, गुहिल, सांभर, अजमेर, ये सारा जो था कन्नौज और कठियावाड़ा, अबू और त्रिपुरा, ये सब में कौन फैला हुआ था 8वीं से 12वीं सदी तक? कौन? आपका जो है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेखक के किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया जाता है? ठीक है, बताया गया है। तो लेखक के गुजराती, मराठी, नेपाली और बांग्ला आदि भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया गया। तो देवनागरी लिपि का संबंध किससे किससे बताया गया? यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यू में, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेपाली, बांग्ला और मराठी और गुजराती, ये सबसे संबंध किसका मिलता है? ये सबसे जो है संबंध मिलता है आपका देवनागरी लिपि का। ठीक है, ये सबसे संबंध मिलता है देवनागरी लिपि का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब अभी मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? ये देखिए 2015 का बोर्ड मैट्रिक में पूछा गया है। ठीक है, लगभग 200 वर्ष पहले छापा खाना के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से अनेक पुस्तकें छपनी शुरू हो गई। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, विभिन्न साहित्यिक और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इससे इसमें स्थिरता आ गई। ठीक है, तो कब स्थिरता आई थी? जब जो है इसे बनाया गया था, किस लिए? जैसे ये कंप्यूटर तक आया तब इसमें जाके स्थिरता आई। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारा पुस्तक भी छपनी शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद छापाखाना के लिए इस लिपि को तैयार किया गया था, बनाया गया था। चलिए, तो ये था देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया? ठीक है, पादताडितम जो नामक नाटक से, ठीक है, जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को पटना को नगर कहते हैं। ठीक है, अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े शहर से संबंध रखता है। लेखक ने कहा कि हो सकता है यह बड़ा नगर प्राचीन पटना हो। ठीक है,
तो इसका संबंध जो है बड़े बड़े उत्तर भारत के नागरी नगर से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देवनागरी में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ये 2011 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, तो हो सकता है ये कब आ जाए, ये आ जाए आपका 2025 में। ठीक है, 2025 में। चलिए, देवनागरी में संस्कृत, प्राकृत, खड़ी बोली की भाषाएं लिखी जाती है। इनके अलावा हिंदी की विविध बोलियां तथा नेपाली और नेवाड़ी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। कौन कौन सा? संस्कृत, प्राकृत, खड़ी बोली, नेपाली, ठीक है, नेपाली, नेवाड़ी, ठीक है, ये सब किसमें मिलता है? देवनागरी लिपि में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? ठीक है, नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? गुप्त काल की ब्राह्मणी तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है। ठीक है, तो अक्षर में क्या था पहले छोटी लकीर या तिकोन मिलती थी, लेकिन नागरी लिपि में क्या होता है? पूरा लकीर मिलता है हम लोग को, बन जाती है। ठीक है, ये रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, मोटे और दोनों की यही पहचान है। ठीक है, मोटे तौर दोनों पर जो है यही पहचान है कि जितना आपका चौड़ाई रहता है उसी तरह उसका लकीर भी दिया जाता है। किसमें? नागरी लिपि में। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इसका आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन आपको लघु बताए गए हैं और उसके बाद दीर्घ क्वेश्चन बताया जा रहा है, इसे आप लोग गौर से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? ठीक है, लेखक इस संबंध में क्या बताता है? नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया एक बार। ठीक है, नागरी नाम का संबंध में अनेक मत है। ठीक है, नागरी शब्द के बारे में बहुत सारा बात बोला गया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि गुजरात के नागड़ ब्राह्मणों ने सबसे पहले लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम जो है नागरी पड़ा। कुछ विद्वानों का मत है कि और सब तो नागड़ हैं, लेकिन काशी देवनागरी है। ठीक है, अतः वहाँ प्रयुक्त होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। तो कहाँ प्रयुक्त होने के बाद इसे देवनागरी कहा गया? तो काशी में। आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे मेरे साथ। और अगर आप इस सीरीज को पूरा 100% देख लेते हैं, वो भी कॉपी पेन के साथ, तो आपका जो है आसानी से जो है 90% प्लस अंक आ जाएगा। ठीक है, 90% से प्लस अंक आपका आ जाएगा हिंदी में। ठीक है, और हिंदी में ही नहीं, इसके बाद आपका और सारे सब्जेक्ट का, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, सबका वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप लोग को जरूर से जरूर इस चैनल को जो है क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, डन। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देवनागरी कैसे पढ़ा आप लोगों को पता चल गया, जब हम लोग इसे काशी में यूज किए थे। ठीक है, पादता डिक्तम के अनुसार पाटलिपुत्र को नागड़ कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। ठीक है, व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, इसलिए पाटलिपुत्र को देवनगर कहते हैं। यह भी संभव है कि उत्तर भारत की प्रमुख लिपि होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। तो जब पटना उत्तर भारत में है हमारा, तो ठीक है, तो उत्तर भारत में होने के कारण जो है पटना को नगर कहा जाता था, और वहाँ के जो राजा थे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका व्यक्तिगत नाम देव था। ठीक है, तो इस वजह से भी वहाँ उसको क्या बोलते हैं? नगरी, और देव तो देवनागरी। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझेंगे, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ का सारांश लिखिए, अथवा देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो ये 2016 में आ चुका है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, जेवाड़ी और मराठी की लिपि भी नागरी है। संस्कृत और प्राकृत की पुस्तक भी देवनागरी में प्रकाशित होती है। गुजराती लिपि भी देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं। बांग्ला लिपि भी प्राचीन नागरी की बहन ही है। सच तो यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां, ठीक है, नागरी की भांति ही प्राचीन ब्राह्मी से विकसित है। 12वीं सदी के श्रीलंका के शासकों के सिक्के पर भी नागरी लिपि अक्षर मिलते हैं। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौड़ी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने भी अपने नाम नागरी से खुदवाए हैं, और अकबर के सिक्के में भी रामसिया शब्द अंकित है। वस्तुतः ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। नागरी नाम को लेकर तरह तरह के विचार हैं, किंतु इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। काशी
को देवनागरी कहते हैं, हो सकता है वहाँ प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। ठीक है, वहाँ प्रयुक्त होने के कारण देवनागरी पड़ा। वैसे गुप्तों की राजधानी पटना भी देवनगर है, तो इसके नाम पर भी नामकरण हो सकता है। ये सब कौन बोल रहे हैं? ये सब लेखक जी बोल रहे हैं कि कैसे कैसे नाम पड़ सकता है। ठीक है, यह नगर विशेष लिपि नहीं थी। 8वीं 11वीं सदी में जो है यह सार्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि के साथ साथ प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती है, यथा मराठी, बांग्ला आदि। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व बल्कि सुदूर दक्षिण से भी मिलते हैं। तो यह कहाँ कहाँ पे फेमस है? ना ही पश्चिम और ना ही पूर्व, ये पूरे दक्षिण में भी फेमस है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यह क्वेश्चन आपको समझ भी आया होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं हैं और सारांश, ये था इसका सारांश। इसमें जो है पूरा बात किया गया है आपका नागरी लिपि के बारे में, जो बाद में क्या बन गया? देवनागरी। अब देवनागरी के लिए उसमें आशा जताया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ का जो राजा था उसका नाम देव था और पटना का नाम जो है नगरी था, तो देवनागरी उससे भी पढ़ सकता है। ठीक है, ये सब आशा जताया जा रहा है और इसमें बहुत तरह का जो है भाषा इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यह चैप्टर जो है उतना ज़्यादा बड़ा और खास नहीं है, तो इस वजह से इसमें जो है कुछ कम ही क्वेश्चन थे। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और आपके परेशानी को जो है हल किया जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको सारा जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे नोट्स हो गया या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे कुछ आपको जो है वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं जो है इसके अगले चैप्टर का वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।